हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियोस लेक्चर में हमने फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीट किया था, जो इलेक्ट्रिसिटी था। नाउ अब जो वीडियो आ रही है उसमें हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद आने वाले पार्ट्स में हम कंप्लीट चैप्टर को कवर करेंगे। इस चैप्टर में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को इंक्लूड किया है। आफ्टर देन हमने इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी ऐड किया है। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिमाइंड करें, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए। गाइस, अगर आपने अब तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और लेटेस्ट कंटेंट के लिए ऐसे ही मुझे फॉलो करते रहें। तो हम चलते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। गाइस, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसमें ये सारे चैप्टर्स का बेस है। अगर आपको ये चैप्टर क्लियर नहीं होगा तो आप आगे आने वाले एक भी चैप्टर को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो इस चैप्टर पे आप अपना मेन फोकस रखेंगे और इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। गाइस, इस चैप्टर में हम काफ़ी सारे टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, नंबर फर्स्ट टॉपिक इज केमिकल रिएक्शंस। सो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शंस? हमारे चैप्टर का नेम ही है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अगर हमको केमिकल रिएक्शंस को अच्छे से समझना है तो हमको समझना होगा जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं ये एक प्रोसेसेस होती हैं जिसमें न्यू सब्सटेंस बनते हैं विद न्यू प्रॉपर्टीज़। जैसे हमने दो चीज़ों की रिएक्शन कराई तो जो थर्ड प्रोडक्ट बना उसकी न्यू प्रॉपर्टीज़ होंगी और वो पहले वाले दोनों कंपाउंड से अलग होगा। इसी तरीके से ऐसी जो प्रोसेसेस होती हैं उनको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। So, chemical reactions are the processes in which new substances with new properties are formed. Chemical reactions वो processes होती हैं जिसमें new substances बनते हैं with new properties। हम चलते हैं अपने next topic पर, जो है reactants and products। Guys, reactants और product एक important topic है। Without it हम chemical reaction को understand नहीं कर सकते। Reactants क्या होते हैं? The substances which take part in a chemical reactions। ऐसे substance जो केमिकल रिएक्शंस में पार्ट लेते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस विच टेक। कैसे थोड़ा गलत प्रिंट हो गया है, ये अगेन वही प्रिंट हो गया है। प्रोडक्ट्स को आप एडिट कर लें। प्रोडक्ट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो केमिकल रिएक्शंस होने के बाद में बनते हैं, यानी द सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। केमिकल रिएक्शन होने के बाद में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं हमारे, या जो सब्सटेंसेस हमारे बनते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। सो आप इसको एडिट कर लीजिए, थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया है, आई मीन वही रिएक्टेंट्स का नीचे अगेन प्रिंट हो गया है। तो प्रोडक्ट्स की डिफाइन होगी द सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। मतलब केमिकल रिएक्शंस होने के बाद में जो सब्सटेंस बनते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। और केमिकल रिएक्शंस के पहले जो हमारे टेक पार्ट करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो टेक पार्ट करते हैं, मतलब उसमें पार्ट लेते हैं, उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। सो आई होप अब तक आपको रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स तक क्लियर हो गया होगा। गाइस, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। मतलब एक पर्टिकुलर रिएक्शंस में आपको रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स पता करने होते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें हम पता करेंगे कि इसमें रिएक्टेंट्स क्या है एंड प्रोडक्ट क्या है। सो एग्जाम्पल है आपका, सपोज करिए एक मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम हमारा एक मेटल है जो कि एक सिल्वर वाइट कलर का होता है। जब हम मैग्नीशियम रिबन को हीट करते हैं एयर में तो वो एक वाइट फ्लेम देता है। क्या देता है? वाइट फ्लेम। ओके, टू फॉर्म ए वाइट पाउडर कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। मीन्स जब एयर की बात आती है, एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो कोई भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो ऑक्साइड बनाता है। अब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। अगर कार्बन मेटल होता तो कार्बन मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा होता तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता। अब मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन पार्ट कर रहे हैं, मतलब टेक पार्ट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस में, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारे क्या हो गए? रिएक्टेंट्स हो गए। ओके, या हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं रिएक्शंस के एलएचएस साइड में जितने भी कंपाउंड या एलिमेंट्स आते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, एंड रिएक्शन के आरएचएस साइड में जितने भी एलिमेंट्स या कंपाउंड आते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। गाइस, एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्योंकि यहाँ से हमारा एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बनता है जो आपको आगे बताया जाएगा। तो इन दिस केमिकल रिएक्शंस, इस केमिकल रिएक्शंस में 2 रिएक्टेंट्स हैं, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, बट प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट ओनली
वन है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शंस। आप इसको अच्छे से देख लीजिए। जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं एयर में तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिवन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन अ वॉच ग्लास। जब भी हम मैग्नीशियम रिवन से मतलब है मैग्नीशियम वायर, हम रिवन को ही दूसरे वर्ड्स में वायर बोलते हैं। ओके, ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। मैग्नीशियम रिवन को बर्न करने से पहले हम उसको सैंड पेपर से रब करते हैं, मतलब सैंड पेपर से हम उसको साफ करते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? दिस इज डन, ये ऐसा इसलिए किया जाता है टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिवन। मैग्नीशियम रिवन पर मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाता। इसलिए उस लेयर को रिमूव करने के लिए हम मैग्नीशियम रिवन को या मैग्नीशियम वायर को रब करते हैं विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर बिफोर बर्निंग इट। कैसे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको अच्छे से रिमाइंड कर लीजिए कि मैग्नीशियम बर्न को रब करना इंपॉर्टेंट होता है। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। गाइस दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक। केमिकल रिएक्शंस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिससे हमको पता चलता है कि हमारी कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है। तो एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शंस हैज़ टेकन प्लेस। इनमें से कोई भी एक हमको बता सकती है कि हमारी केमिकल रिएक्शंस हो रही है या फिर नहीं हो रही है। पहला पॉइंट है चेंज इन स्टेट, सेकेंड पॉइंट है चेंज इन ओडोर, तीसरा पॉइंट है इवोल्यूशन ऑफ गैस, चौथा पॉइंट है चेंज इन टेम्परेचर। मतलब अगर किसी रिएक्शन में स्टेट चेंज हो जाएगी, स्टेट हमारी 3 होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मीन टू से स्टेट चेंज हो रही है, जैसे हमने कोई भी सॉलिड में रिएक्शन कराई तो हमको लिक्विड या गैस मिल रहा है, मतलब उसकी स्टेट चेंज हो रही है। इस पॉइंट में हम उस चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट पर, चेंज इन स्टेट। देखिए, जब भी हम वैक्स को बर्न करते हैं, वैक्स हमारा क्या होता है? वैक्स का मतलब होता है मोम। जब भी हम मोम को बर्न करते हैं तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो हमारा जो वैक्स था यानी जो हमारा रिएक्टेंट था वो था हमारा सॉलिड। जब हमने इसको बर्न किया यानी इसकी एयर में जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट कराया इसको, तो हमारा वाटर बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। आप सब जानते हैं कि वाटर हमारा लिक्विड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी गैस होती है। मतलब सॉलिड से इसकी स्टेट चेंज हो गई, जो कि किस में हो गई? लिक्विड एंड गैस। तो इसी को बोलते हैं चेंज इन स्टेट। मतलब स्टेट हमारी 3 टाइप्स की थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो हमारी स्टेट चेंज हो गई। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है चेंज इन कलर। इसका भी एक एग्जांपल है, जब भी हम साइट्रिक एसिड को पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन से रिएक्ट कराते हैं तो जो पर्पल कलर होता है पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन का, वो डिसअपीयर हो जाता है, दैट इज कलरलेस। मतलब पोटेशियम मैग्नेट एक सॉल्यूशन होता है, जब भी हम इसको साइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो इसका जो कलर है वो हमारा डिसअपीयर हो जाता है। मीन पहले ये पर्पल कलर का था, आफ्टर द रिएक्शन ये कलरलेस हो जाता है, यानी ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है। सो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हो चुकी है। अगर इन चारों पॉइंट्स में से कोई एक भी पॉइंट अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो हम मानेंगे कि हमारी केमिकल रिएक्शंस हो रही है। तो फर्स्ट पॉइंट यानी चेंज इन स्टेट, नॉट चेंज इन कलर, एंड थर्ड इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। गाइस दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बिकॉज इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। देखिए इसमें डायग्राम में नीचे लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक। देखिए जब हमने जिंक ग्रेन्यूल्स का मीन्स यहाँ पे पार्टिकल्स है, जब भी हमने जिंक ग्रेन्यूल्स को रिएक्ट कराया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, उसके बाद में हाइड्रोजन गैस के बबल्स आने लगे। गाइस ये क्वेश्चन ऐसे करके आता है, जब भी हम जिंक को रिएक्ट कराएंगे सल्फ्यूरिक एसिड से तो कौन सी गैस हमारी इवॉल्व होती है? तो आपको पता होना चाहिए हमारी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है जब भी हम जिंक ग्रेन्यूल्स को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट कराते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज चेंज इन टेम्परेचर व्हेन क्विकलाइम और कैल्शियम ऑक्साइड और लाइम। गाइस ये तीनों एक ही नेम है, चाहे क्विकलाइम बोल लीजिए, चाहे कैल्शियम ऑक्साइड बोल लीजिए या फिर लाइम बोल लीजिए। जब इनको वाटर के साथ में रिएक्ट कराया जाता है तो हमारा स्लैग्ड लाइम या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैग्ड लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो सेम थिंग, तो ये बनता है और लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूसेस विच चेंज द टेम्परेचर। और जब ये रिएक्शन होती है तो हमारी काफ़ी सारी हीट प्रोड्यूस होती है जिससे टेम्परेचर में चेंज आ जाता है।
हमने इसको पढ़ के ये कंक्लूजन निकाला, इन चारों में से अगर कुछ भी हो रहा होता है उसका मीन होता है कि हमारी रिएक्शन हो रही है। गाइस ये चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसलिए इनको अच्छे से रिमाइंड करें। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल इक्वेशंस। अब तक हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस, टॉपिक है हमारा केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शंस विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज of a substance involved in it is known as chemical equations। guys chemical reactions को जब हम symbols या फिर formulae से represent करते हैं, for example ये chemical reaction दी हुई है जो हमने पहले भी पढ़ी थी, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। सो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन हमारे रिएक्टेंट्स थे और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा प्रोडक्ट था। अब जब हम इसको सिंबल्स की हेल्प से या फिर इनके फॉर्मूलेज की हेल्प से कंबाइन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव अस मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारी है केमिकल रिएक्शन। जब हम इसको सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, यानी Mg को हम मैग्नीशियम को Mg लिखेंगे, ऑक्सीजन को O2 लिखेंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम MgO लिखेंगे, तो ये हो जाएगी केमिकल इक्वेशन। अब टॉपिक आता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? अब तक हमने केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था। जब भी हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस को इन फॉर्म्स ऑफ सिंबल्स या फॉर्मूले लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस। सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शंस। सो द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द product of a chemical reactions has to be equal to the total mass of the elements present in the reactants। मतलब आपके reactants में जितने एलिमेंट्स हैं उसका टोटल मास और आपके प्रोडक्ट्स में जितने एलिमेंट हैं उसका टोटल मास इक्वल होना चाहिए, ऐसा बोला जाता था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग। नाउ अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शंस। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस का मीन है कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद हमारे नंबर ऑफ एटम्स प्रत्येक एलिमेंट के, ईच एलिमेंट के इक्वल होने चाहिए। अब इसका एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद में हमको ये और क्लियर हो जाएगा। सो नाउ हम चलते हैं अपने एग्जांपल पर, बट ये रिमाइंड रखिए जो बैलेंस केमिकल इक्वेशंस होती हैं उसमें हमारे टोटल मास रिएक्टेंट साइड का और टोटल मास प्रोडक्ट साइड का आपस में इक्वल होता है और नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट बिफोर द रिएक्शंस एंड आफ्टर द रिएक्शंस आर ऑलवेज इक्वल, तभी हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई होता है इन ए केमिकल रिएक्शंस। सो अब हम बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल को देखते हैं। तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स अस जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। द अबव वर्ड इक्वेशंस में बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। देखिए जिंक को हम Zn से रिप्रेजेंट करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए, H2SO4 होता है। इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो होता है ZnSO4 जिंक सल्फेट। अब हमको ये फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। देखिए फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, जैसे जिंक है, जिंक की वैलेंसी +2 होती है और सल्फेट की वैलेंसी -2 होती है। जब हम आपस में इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जो हमारा फॉर्मूला बनेगा ZnSO4 बनेगा, क्योंकि +2 और -2 दोनों में सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसीलिए जो हमारा जिंक सल्फेट का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा ZnSO4 प्लस H2। अब यहाँ पे Zn प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में दोनों के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है, सो इट्स अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ऐसे ही हम और भी एलिमेंट्स के चेक कर लेंगे, फॉर एग्जांपल H का, S का एंड O का। गाइज अब आ रहे हैं CBSE की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये ऑल्सो इंपॉर्टेंट है, इनको आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। फर्स्ट एग्जांपल है आपका हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव अस हाइड्रोजन क्लोराइड। जब हम हाइड्रोजन गैस यानी H2 गैस, क्लोरीन गैस, Cl2 गैस को कंबाइन करेंगे तो हमारा बनेगा HCl। ओके, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला हमको बनाना आना चाहिए। Ba की वैलेंसी होती है +2, क्लोराइड की होती है -1। जब इन दोनों को आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो बनेगा BaCl2। सेम इसी तरह से हम एल्यूमिनियम सल्फेट का बनाएंगे। एल्यूमिनियम की होती है +3, सल्फेट की होती है -2, तो हमारे प्रोडक्ट्स बनेंगे बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। गाइज आप इन रिएक्शन को तभी कर सकते हैं जब आपको फॉर्मूले बनाने अच्छे से आते हों। अगर आपको फॉर्मूले बनाने नहीं आते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसकी वीडियो जरूर अपलोड कर दूंगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सोडियम प्लस वाटर गिव अस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर।
सोडियम को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन को हम H2O से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये देता है हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब है NaOH, हाइड्रोक्साइड को हम OH से रिप्रेजेंट करते हैं। सोडियम की वैलेंसी +1 होती है, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी -1 होती है। जब आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करा जाएगा तो इसकी आंसर आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH। इसीलिए हमने इसको 2Na + 2H2O + 2 गिव अस 2NaOH + H2 लिखा है। यहाँ पर हमारे रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में Na के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है। सिमिलरली हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स देखिए, H2O में 2 आगे भी लगा है और 2 हाइड्रोजन के बेस में भी लगा है, तो 2H2O यानी H का नंबर हो गया 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। गाइस इस क्वेश्चन को मैं आपको अभी बता के चुकी हूँ कि मैग्नीशियम वायर को बर्न करने से पहले हम रिबन को क्लीन क्यों करते हैं, या फिर उसको हम सैंड पेपर से रब क्यों करते हैं। इसका क्लियर रीज़न है, मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग to remove the protective layer of basic magnesium carbonate from the surface of magnesium ribbon। मैग्नीशियम रिबन की सरफेस से मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर को रिमूव करने के लिए हम मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करते हैं बिफोर बर्निंग इट। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो हमारा कंप्लीटली बर्न नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइज, इस तरीके से भी हमको क्वेश्चन बनाने के लिए आते हैं। हमको थ्योरेटिकल दिया जाता है और हमको उससे फॉर्मूले बना के सॉल्व करना होता है। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपको बनाना आना चाहिए। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4। Na की वैलेंसी +2 होती है, सल्फेट की वैलेंसी -2 होती है। जब आपस में इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा फॉर्मूला बनता है Na2SO4। ये हमको देता है BaSO4 + 2NaCl। ऐसा आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसने बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड दिया। आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूले बनाने में कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम्स आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए फॉर्मूले की वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, ये मैंने आपको अभी बताया था। जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl के साथ में रिएक्शन करता है तो हमारा सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड को हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं यानी NaCl एंड वाटर का आप सभी फॉर्मूला जानते हैं। वाटर का फॉर्मूला होता है हमारा H2O। इन रिएक्शन को लिखने के बाद आप बैलेंस कर सकते हैं। कुछ रिएक्शंस आपको ऑलरेडी बैलेंस मिलेंगी, जैसे कि इसी का सेकंड पार्ट। दोनों की Na की वैल्यू हमारी इक्वल है, दोनों साइड H की वैल्यू इक्वल है, H 2 है। सिमिलरली Cl की वैल्यू भी इक्वल है, Cl दोनों साइड 1 है, और ऑक्सीजन की वैल्यू भी इक्वल है, ऑक्सीजन भी दोनों साइड 1 एटम्स प्रेजेंट है। गैस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ट्रांसफर द फॉलोइंग इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंस देम। इन सबको केमिकल इक्वेशंस में ट्रांसफर करें एंड बैलेंस करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। गैस इसमें आपको अमोनिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस आपस में दोनों को कंबाइन किया जाता है तो हमारा NH3 बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को जब बर्न कर रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड इसमें H की वैलेंसी होती है +1, सल्फाइड की वैलेंसी होती है -2। सो फॉर्मूला हो गया हमारा H2S। जब इसको ऑक्सीजन बर्न इन एयर का मतलब है ऑक्सीजन से रिएक्ट कराना है तो हमारा वाटर बनता है एंड सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 होता है, सिमिलरली सल्फर डाइऑक्साइड का होता है SO2। पोटेशियम मेटल को बर्न कर रहे हैं या रिएक्ट करा रहे हैं वाटर के साथ में तो हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बन रहा है। पोटेशियम मेटल को K से डिनोट करते हैं, वाटर को H2O से डिनोट करते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH, हाइड्रोक्साइड को हम OH से डिनोट करते हैं और हाइड्रोजन गैस को H2 से डिनोट करते हैं। सो KOH हमारा इसलिए बना क्योंकि K की वैलेंसी +1 होती है और OH की वैलेंसी -1 होती है। जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो +1 से -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा KOH। गाइस आप इन क्वेश्चन को तभी अटेंड कर सकते हैं जब आपको फॉर्मूले बनाने अच्छे से आते हो। तो आपको नीड है आप फॉर्मूले की प्रैक्टिस करें। अगर आपको फॉर्मूले बनाने में कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस, हमें इन केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट रिएक्शंस में H का नंबर लेफ्ट हैंड साइड में यानी रिएक्टेंट साइड में 3 है, 1H तो हमारा HNO3 में है और हमारे 2H CaOH का होल ट्वाइस में है। बट
राइट हैंड साइड में हमारे H ओनली 2 हैं, इनको बैलेंस करिए। बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में HNO3 के आगे 2 लगाएंगे, फिर LHS साइड में हमारे 4 एटम्स हो जाएंगे हाइड्रोजन के। नाउ 4 एटम्स को बैलेंस करने के लिए हम RHS साइड में भी 2 लगा देंगे, जिससे 2H2 मतलब H के एटम्स यहाँ पे कितने हो गए हमारे 4 हो गए। सिमिलरली NO3 के भी एटम्स दोनों साइड में 2 हो जाएंगे। और कैल्शियम हमारा Ca के एटम्स दोनों साइड 1 रहेंगे। सिमिलरली NaCl AgNO3 gives us AgCl plus NaNO3। गाइस इस रिएक्शन को बैलेंस करने की नीड नहीं है, बिकॉज इट हैव बीन ऑलरेडी बैलेंस्ड। ये ऑलरेडी बैलेंस है, दोनों साइड Na के एटम्स इक्वल हैं, Cl के एटम्स भी इक्वल हैं, Ag के एटम्स भी इक्वल हैं और NO3 के एटम्स भी इक्वल हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी BaCl2 प्लस H2SO4 गिव अस BaSO4 प्लस HCl। इस रिएक्शन में Ba यानी बेरियम दोनों साइड हमारा इक्वल है, LHS में भी और RHS में भी। Cl2 की वैलेंसी भी इक्वल है, सो इट इज नॉट नीड टू बैलेंस द इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए मेटल इज हीटेड। जब भी किसी मेटल को हीट करेंगे विद डाइल्यूट H2SO4 द गैस इवॉल्व्ड बाय द मेथड शोन इन फिगर। यहाँ पे फिगर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। अच्छा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक फिगर दिखाया था जिसमें हमने जिंक ग्रेनुअल्स को डाइल्यूट H2SO4 के साथ में रिएक्ट किया था। वहाँ पर एक गैस इवॉल्व हुई थी। क्या आप उस गैस का नाम बता सकते हैं? उस गैस का नाम था हमारा हाइड्रोजन गैस। वहाँ पर हमारे हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकले थे। ओके, तो नेम द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ दिस गैस। हम कौन से मेथड से इस गैस का कलेक्शन करते हैं? तो हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट करने का मेथड होता है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये क्वेश्चन एज इट इज लास्ट ईयर का क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है। इज द गैस सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इन वाटर? ये गैस वाटर में सॉल्युबल होती है या फिर इनसॉल्युबल होती है? सिंस कलेक्टेड ओवर वाटर सो इट इज इनसॉल्युबल। ये गैस हमारी इनसॉल्युबल होती है इन वाटर। इज द गैस लाइटर और हैवियर देन एयर? ये एयर से ज़्यादा हल्की होती है या भारी होती है? तो द गैस इज लाइटर देन एयर। ये गैस हमारी एयर से हल्की होती है। गैस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम किसी भी मेटल को डाइल्यूट H2SO4 के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है, चाहे वो जिंक मेटल हो या फिर कोई और मेटल हो। जब भी हम किसी भी मेटल को H2SO4 के साथ में हीट करेंगे तो ऑलवेज हमारी H2 गैस प्रोड्यूस होगी। गाइस अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर आपको किसी भी वीडियोज़ में कैसी भी प्रॉब्लम आई हो तो मुझे तुरंत कमेंट करें। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू।